हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति लॉ सेंटर 1 फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। आज मैं आपको एविडेंस लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लैंडमार्क केसेस और एग्जैक्ट एग्जाम स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, जो आपको बैक से बचाकर 60 से 70% मार्क्स तक लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको सच बताऊँ तो एविडेंस लॉ वो सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट की बैक लग जाती है, और जब मैं पढ़ रही थी तो उस टाइम भी स्टूडेंट्स को बैक लगती थी। और इसका रीज़न सिंपल था, रैंडम पढ़ना, केस को स्किप कर देना या सेक्शन याद ही नहीं रखना। अगर आपने आज के बाद सिर्फ ये अप्रोच फॉलो कर ली तो आपका पेपर सेफ हो जाएगा और आप मार्क्स भी अच्छे स्कोर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है जिस पे हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस करना है और जो हमें पढ़ के ही जाने हैं, और इसे हमें मिस नहीं करना। अगर हमने इन्हें मिस कर दिया तो ये हमें प्रॉब्लम कर देगा और ये हमें बैक भी लगवा सकता है। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर फोकस कर लिया तो हम 60 से 70% मार्क्स बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए कोर्स कंटेंट में सबसे पहले Why do the rules of evidence having adversarial and inquisitorial system of justice? तो सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि इसमें ये हमें डिफरेंस करने आ सकता है कि एडवर्सरियल और इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो इंडिया जो है वो एडवर्सरियल सिस्टम को फॉलो करता है। इसमें जज जो है न्यूट्रल होता है और पार्टीज एविडेंस और आर्गुमेंट करती हैं, और इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में इंक्विजिटोरियल टच हल्का सा है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर एडवर्सरियल सिस्टम चलता है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे देखेंगे, इसमें मेंशन है रिलेशनशिप बिटवीन लॉ ऑफ एविडेंस एंड सब्सटेंटिव लॉज। अब जैसे हम देख रहे हैं कि पहले एविडेंस आईपीसी और बीएनएस बीएनएस अब आ गया है, वैसे ही अब एविडेंस के साथ बीएसए, बीएनएसएस के साथ सीआरपीसी ऐसे अब रहता है। तो ये सारे के सारे लॉज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और सीपीसी भी इससे रिलेटेड होता है। सो हमें इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है कि हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड फॉर अ शार्प नॉलेज। बट इसके लिए आपको इतना इसको याद करने की नीड नहीं है जितना आपको याद करने की जरूरत है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्सरियल सिस्टम एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम। यू हैव टू फोकस ऑन दैट। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो चेंजेस भी इंट्रोड्यूस हुए हैं एविडेंस लॉ में, तो हमें उसके ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपना अगला कि आखिर अगर हमें लिखना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कुछ भी लिखने के लिए, और हमें उसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जब कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन पार्ट बनाएंगे कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उस क्वेश्चन के फैक्ट के बेस पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके बाद उसमें जो सेक्शंस लग रहे हैं सिर्फ रेलिवेंट सेक्शंस वही यूज करने हैं। उसके बाद हमारे पास केसेस होंगे, एक केस हो या 2 केस हो। मोस्टली हमें 2 केस प्रेफर करने चाहिए जिससे हमें आसानी हो, और उसके बाद कंक्लूजन भी हमें हेल्ड करना चाहिए, और एक आंसर कम से कम 6 to 7 पेजेस का होना चाहिए इफ इट इज 20 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो अगर हमने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो एग्जामिनर खुश होगा एंड दे विल गिव अस मोर नंबर्स। ओके, उसके बाद नाउ वी हैव टू प्रोसीड ऑन द अदर टॉपिक। इसमें सबसे पहले हमें सेक्शन नंबर 6 जो होता था रेस जेस्टे सेम ट्रांजैक्शन, अब वो सेक्शन नंबर 4 हो चुका है एज वी ऑल नो। तो इसके लिए हमें केसेस भी देखने होंगे और इनकी इस यूनिट पे फोकस भी ज़्यादा रखना होगा। इस यूनिट में रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात की गई है। इसी यूनिट में हमें सेक्शन नंबर 15 जो है वो एडमिशंस की बात करता है, वो भी हमें देखना मैंडेटरी है कि एडमिशंस क्या होते हैं। देखिए ओरल एडमिशंस, इलेक्ट्रॉनिक, डॉक्यूमेंट्री एडमिशंस हमारे पास होते हैं, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। उसके बाद
कन्फेशंस कौन कौन सी होती है, जिस सेक्शन नंबर 22 से 24 में दिया हुआ है कि अगर कोई थ्रेट से हमने कॉस्ट किया गया है, थ्रेट हमें दी गई है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्शन, प्रॉमिस के नाम पे किसी भी तरीके की थ्रेट अगर मिलती है तो वो रेलिवेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो आप सेक्शंस में पढ़ेंगे। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन का भी इसमें अगर हम देखें तो इसमें सेक्शन नंबर 26 क्लॉज 1 दिया हुआ है। तो इसमें मोस्टली ये कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मर रहा होता है तो ऐसा माना जाता है, लॉ प्रिज्यूम करती है कि वो मरते मरते झूठ नहीं बोलेगा। इसके ऊपर मैक्सिम्स भी है, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन पहले सेक्शन 32 में होता था, अब ये सेक्शन 26 के 1 में हो चुका है बीएसए में, ठीक है। उसके बाद अब हमें इसके केसेस देखना, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, डाइंग डिक्लेरेशन, एंड यू हैव टू फोकस मोरली ऑन सेक्शन नंबर 4 बीएसए रेस्ट जस्टे। उसके बाद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई का जो केस है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे बेस्ड था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एडमिशन जो हो रहा है, एविडेंस दिए जा रहे हैं, वो वैलिड होता है। तो प्रेजेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अगर हम फिजिकल प्रेजेंस कोर्ट में हो रहे हैं तो वो रेलिवेंट है, उसके साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दे रहे हैं तो वो भी रेलिवेंट हो जाता है। इस केस में ये हेल्ड हुआ था। उसके बाद हमारे पास सेकंड केस है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बेसिकली टेप रिकॉर्डिंग की बात की गई थी, टेप रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन एडमिसिबल है या नहीं है, तो इसके बारे में रिलेटेड बात हुई है। उसके बाद है मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, ठीक है। ये कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड सेक्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। और बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी इसी पर है। सेक्शन नंबर 8 भी आप जरूर देखें जो कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड है। उसके बाद हम देखेंगे वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट केस, बट इससे भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट केस हमारे पास है अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसी केस में सेक्शन नंबर 27 जो पहले बीएसए होता था उसके बारे में बताया गया है, जो अब सेक्शन नंबर 23 बन चुका है, 23 में दिया गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें मोस्ट फोकस करना है। इसके अगर हम प्रोवाइजो में जाएंगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है डिस्कवरी स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये अग्नु नगेशिया उस चीज से रिलेटेड है। और इसमें यह भी कहा गया था कि पुलिस को दिया गया जो कन्फेशन है वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसमें कुछ डिस्कवरी वगैरह की जा रही है तो वो रेलिवेंट हो जाते हैं। इसी तरह पुलिकुरी कोटैया में भी ऐसा ही हेल्ड किया गया था कि एडमिसिबिलिटी वही होगी जिसमें डिस्कवरी पार्ट आते हैं। उसके बाद आ जाइए अपने डाइंग डिक्लेरेशन। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि सेक्शन नंबर 26 में ये दिया गया है। इसमें कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ जो ये दिया हुआ बॉम्बे का केस, इसमें ये कहा गया था कि सोल डाइंग डिक्लेरेशन, अगर कोई मरने वाला सोल भी मर रहा है, मतलब सिंगल भी डाइंग डिक्लेरेशन अगर उसने दे दी तो उससे भी किसी को कन्विक्शन किया जा सकता है, यानी किसी को पकड़ के जेल में डाला जा सकता है। उसके बाद लक्ष्मण वाला जो केस है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है जिसपे आपको फोकस करना ही करना है। और अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन में पूछा गया तो उसके साथ आप एक केस और ऐड भी कर सकते हैं टू इंक्रीज योर नंबर्स। तो लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डॉक्टर ने कहा था कि सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन मेंटल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास केस बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें जो है लास्ट सीन थ्योरी की बात की गई थी, ठीक है। इसमें इतना ही ध्यान रखना, लास्ट सीन थ्योरी है कि एक्यूज्ड अगर लास्ट पर्सन होगा तो उसके ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है मुकेश एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें से जो मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली है, ये निर्भया रेप केस है, जिसके बारे में निर्भया के डाइंग डिक्लेरेशन भी दिए गए थे, उनका साइंटिफिक एविडेंस, उनका डीएनए, इन सब के बेसिस पर एक्यूज्ड को कन्विक्शन मिला था, ठीक है। याद रखिए इसके लिए कंप्लीट चेन होनी चाहिए, ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के लिए। उसके बाद ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इन पे आपको जरूर ध्यान देना है। उसके बाद आ जाइए
डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल के लिए हमें सेक्शन नंबर 121 पे फोकस करना है, ठीक है। 121 में और इंडियन एविडेंस एक्ट के 115 पे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल का यही कहना है कि अगर आपने कोई चीज बोल दी है तो अब आप वहां से उससे लॉ वापस नहीं ले सकते, आप वापस नहीं हो सकते। तो इसी केस में इसी के ऊपर केसेस भी हैं, ठीक है। और प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी देखने होंगे। प्रिविलेज कम्युनिकेशन के लिए हम देखेंगे 126, ठीक है। उसके बाद हमारे पास MC वर्गजे वर्सेस TJ पूनम का केस है, ठीक है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण का केस है। तो MC वर्गजे वाले केस में ये हेल्ड हुआ है कि जो हस्बैंड वाइफ का जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में माना जाता है, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आकर के कोई लेटर के थ्रू कुछ बताना चाह रही है उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन, तो वो रेलिवेंट हो सकती है, ये बारे में बताया गया था। उसके बाद स्टेट वर्सेस राजनारायण का जो आप केस देख रहे हो, इसमें ये कहा गया था कि स्टेट की जो सीक्रेसी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती और पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए आपको शो करना पड़ेगा प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बाहर आकर के भी पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों में। उसके बाद है लास्ट यूनिट है अकम्पलिश एविडेंस। इसमें सेक्शन नंबर 138 को आपको रेड करना है 119 BSA से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 138 अकम्पलिश की बात करता है। उसके बाद है इसी में बुबोनी साहू वर्सेस द किंग में ये कहा गया है कि अकम्पलिश एविडेंस पर कन्विक्शन पॉसिबल होता है, लेकिन उसके ऊपर कॉरोबोरेशन जरूरी है, ठीक है। और इसी के बाद जो रविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और हारून हाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, इन लोगों ने यही कहा है कि इनमें कॉशियस अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, बहुत सावधानी से कार्य करने होते हैं, कॉरोबोरेशन भी देखना होता है, जरूरी है, ये सब बात की गई है इनके अंदर। उसके बाद हमें फोकस करना है विटनेस कॉम्पिटेंस एंड एग्जामिनेशन यूनिट 5। इसमें चाइल्ड विटनेस के लिए कहा गया था सेक्शन 124 में ये कहा गया है कि अगर कोई चाइल्ड विटनेस किसी चीज को समझने के लिए कैपेबल है, मैच्योर है, या अगर मतलब वो अच्छे तरीके से कोई चीज एक्सप्लेन कर पा रहा है, अगर उससे कुछ पूछा जा रहा है तो उनकी स्टेटमेंट भी वैलिड होती है, ठीक है, वो भी विटनेस वैलिड हो जाएंगे। उसके बाद डम्प विटनेस जो है वो डम्प विटनेस अपने साइन करके या अपने ओरल एविडेंसेस भी दे सकते हैं। डम्प विटनेस के लिए सेक्शन 125 BSA में बात की गई है। और हॉस्टाइल विटनेस के लिए जो व्यक्ति अपनी किसी बात से कोई किसी पलट जाते हैं, जब एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है एंड जब री एग्जामिनेशन होता है, अगर उसकी उन्हीं दौरान में अगर कोई व्यक्ति विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, यानी अपनी बात से पलट जाता है और अपने ही सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट चला जाता है, तो उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। तो हॉस्टाइल विटनेस के केस में सेक्शन 157 BSA पे फोकस करना होता है, ठीक है, जो पहले 154 इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लालू प्रसाद का केस, जो 157 BSA हॉस्टाइल विटनेस से रिलेटेड है, जिसमें फेयर ट्रायल की बात की गई थी। इसी को फॉर्डर स्कैम मींस चारा घोटाला के नाम से भी जाना जाता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। नाउ द नेक्स्ट यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस में ये बात की गई है कि सबसे पहले आपको प्रिजम्पशंस में सेक्शन नंबर 116 पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम 2 क्लॉज 1 देखें तो इसमें यही बात की गई है कंक्लूसिव प्रूफ्स क्या होते हैं, कि आप किसी चीज से कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, कोर्ट उससे डिक्लाइन नहीं करेगी और कोर्ट उसके अगेंस्ट में कुछ प्रूफ भी नहीं मंगवा सकती। कुछ ऐसे सेक्शंस भी होते हैं, तो इसमें 116 ऐसी बात करता है, ठीक है। तो 116 ने ये कहा है कि पैटर्निटी के बारे में बात की गई है, या किसमें क्या किसकी क्या पैटर्निटी है, बच्चे की लेजिटिमेसी ऑफ द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, इसके बारे में बात की गई है, प्रिजम्पशंस की बात की गई है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। इसमें केस है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड दीपान्विता रॉय वर्सेस रॉबन ब्रोतो रॉय। इन लोगों ने, इन दोनों केसेस ने 116 के ऊपर बात की थी, जो पहले 112 यानी कि 112 होता था, तो उसके बारे में इन्होंने बात की है प्रिजम्पशन से रिलेटेड, ठीक है।
और इनमें एक डीएनए भी तब अलाउ किया जाएगा जब बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तभी डीएनए अलाउ किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया ही जाता है। ठीक है, सो आप लोगों को इसमें से मोस्टली आपको ध्यान रखने के लिए गौतम कुंडू का केस ध्यान रखें, दीपान्विता रॉय याद रखें, स्टेट ऑफ बिहार लालू प्रसाद याद रखें, बुबोनी साहू रखें, रविंदर सिंह का केस रखें, एमसी वर्गजे वर्सेस टीजे पूनम रखें, मिर्जा अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई, आरएम मलकानी, अग्नु नोगेशिया का केस, पुलुकुरी कोटैया, कौशल राव, मुकेश एंड अनदर, इनको आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक केस है सनातन गौड़ा वाला जो केस है बहराम यूनिवर्सिटी, उसमें नंबर्स रिलेटेड बात हुई थी कि क्या मतलब कि अगर आप किसी एक चीज को आप फिक्स कर चुके हैं तो आप उससे वापस नहीं ले सकते, रिलेटेड टू अपना 115 स्टॉपल जो इंडियन एविडेंस एक्ट में था पहले। ठीक है, और जो अब 121 में हो चुका है बीएसए में। ठीक है, तो यही सब केसेस आप याद कर लीजिए, और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, यू हैव टू फॉलो दिस ओनली, और ये डायरेक्ट पेपर में लिखने के लायक हैं, और आप इनको लिख के आ जाइए, इनको पूरा कर लीजिए, हो जाएगा आपका पेपर बहुत अच्छा, एंड इट विल गिव यू 70 मार्क्स। ठीक है, आराम से आ जाते हैं, इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज मैंने भी पेपर दे करके एविडेंस एक्ट का मैंने भी पेपर दिया था, सो मैंने ओवरऑल सारा सब कुछ देख करके फर्स्ट डिवीजन स्कोर किया था इन माय कॉलेज। सो यू हैव टू डू दिस। सो बेसिकली एविडेंस लो टफ नहीं होता है, बस स्मार्ट स्टडी करो और केस बेस्ड अप्रोच चाहिए होती है। अगर आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए तो अब आपको ना तो कोई बैक लगेगी, बैक से भी बच जाओगे, और कॉन्फिडेंटली पेपर भी लिख के आ पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका 1 पेज शॉर्ट रिवीजन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स लिख देना, मैं आपको फ्री में शेयर कर दूंगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी टॉपिक की डिटेल में जो आपको इसमें से नहीं समझ आई हो या आप समझना चाहते हो, तो आप उसके लिए पार्ट 2 लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बना दूंगी। ठीक है, वैसे ही आपको भी एग्जाम में स्ट्रक्चर्ड और केस बेस्ड आंसर राइटिंग करनी है, बेस्ट एंड बेस्ट लिख के आना है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए बाकी वीडियोस भी बनाऊं, बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उनको भी क्लैरिफिकेशन दूं। सो आई विल डू दिस ऑल्सो।